नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल साथियों, जैसा कि आपको पता है कि डिजिटल शिक्षा जो है वो आपके लिए बहुत कुछ नवाचार करती है और इसी नवाचार के क्रम में मेरे विद्यार्थियों के लिए वो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा उनके लिए डिफिकल्ट माने जाते हैं, ऐसे टॉपिक्स को कैसे आसान बनाया जा सकता है, कैसे उनको पढ़ा जा सकता है, इस तरह की बहुत सारी नई नई टेक्निक के साथ आपके लिए आए हैं हम दोस्तों। जैसा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, जो हमारा अध्याय है यहाँ पर जीवन की मौलिक इकाई, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर अपना जो मुद्दा रहेगा आज, कोशिका क्या है, उसकी संरचना क्या है, कोशिका के कितने प्रकार है और कोशिकांग क्या है, उनके क्या कार्य है, मतलब ओवरऑल सेल के बारे में हम पढ़ने वाले। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी मकान बनता है तो उस मकान से पहले उसकी नींव बनी जाती है, नींव भरने के बाद उसके ऊपर मकान बनता है, उसके बाद उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, फिर प्लास्टर होता है, देन उसके बाद कलर वलर लकड़ी फर्नीचर ये सब एंडिंग पार्ट होता है। तो वो सब एंडिंग पार्ट नहीं, पर अंदर नींव का पत्थर जो है, वैसे हमारे शरीर का स्ट्रक्चर जो आपको अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे बाहर से स्मार्ट बन गए, उससे कुछ नहीं होने वाला। अंदर जो है वो कौन काम कर रहा है, उनकी फंक्शनिंग कैसी है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है सेल। सेल का अर्थ होता है यहाँ पर कोशिका, और कोशिकाओं से मिलकर बनता है उत्तक। बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है तो कोशिकाएं मिलकर उत्तक बना देती है, और उत्तक से मिलकर बनता है अंग, और अंग से मिलकर बना है तंत्र, और यही तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करता है। मतलब छोटी कोशिका का सबसे अमुक और सबसे महत्वपूर्ण रोल है। सूक्ष्म संरचना है, आधारभूत इकाई है शरीर की, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वह कोशिका मानी जाती है। दोस्तों, ये आपने पढ़ा यहां पर। अब मैं कोशिका के बारे में अगर बात करूं तो कोशिका की खोज किसने की, कौन थे कोशिका के खोजकर्ता, किन्होंने सबसे पहले कोशिका को खोजा था? साथियों, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की सबसे पहले खोज की। मतलब डिस्कवर्ड करने वाले, खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने सबसे पहले कोशिका को, सेल को खोजा। दोस्तों, तो हमने अगर कोशिका का अगर स्ट्रक्चर पढ़ा तो यहां पर मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा आपको कि कौन है जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, तो रॉबर्ट हुक जो है, मैं उनको नहीं भूल सकता, क्योंकि रॉबर्ट हुक जो है जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, वो थे रॉबर्ट हुक, वो थे रॉबर्ट हुक। दोस्तों, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं आधारभूत इकाई है, और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा क्रियात्मक इकाई है। हमारे शरीर की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक कह सकते हो और आप उसको क्रियात्मक भी कह सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं सेल की बात करूं, सेल क्या है, तो हमने पढ़ा कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये हमने पढ़ा। कोशिका जो है वह शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, आधारभूत इकाई है। एक बात, इसके जो खोजकर्ता थे वो थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 के अंदर 1665 में कोशिका की खोज की थी। पर दोस्तों, ये कोशिका एक मृत कोशिका थी, पर फिर भी मैं कहना चाहूंगा कोशिका की खोज का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो जाता है रॉबर्ट हुक। फिर साथियों, विषय आता है, तो अगर मृत कोशिका की इन्होंने खोज की तो मुझे बताओ जीवित कोशिका की खोज किसने की? कौन थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की? तो उनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। उनका नाम क्या है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ये अपन ने पढ़ा। हमने कहा दोस्तों, जीवित कोशिका के खोजकर्ता एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक थे। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक थे जिन्होंने जीवित कोशिका के बारे में खोजा, जीवित कोशिका की खोज की। अगर मैं देखूं यहां पर उन्होंने अपने प्रयोग को कैसे किया, तो सबसे पहली बात है, उन्होंने खुद के द्वारा बनाई स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी। स्वनिर्मित का मतलब होता है खुद के द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी। साथियों, खुद के द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने ये तमाम प्रक्रियाएं की। मतलब उन्होंने एक पेड़ की छाल ली, पेड़ की छाल। अब पेड़ की छाल क्या होता है? एक पेड़ है, उस पेड़ का एक छोटा सा पार्ट जो है वो उन्होंने अलग किया, जिसको छाल कहते हैं। उसमें से उन्होंने स्लाइस के तौर पर एक पतली परत देखी, और फिर उस पतली परत को सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी या फिर उन्होंने सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा। कॉर्क है, कॉर्क अर्थात कोश। कॉर्क जो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है,
ये इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर कॉर्क है जिसको कोश या कक्ष कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसी को बाद में इन्होंने नाम क्या दे दिया, सेल, कोशिका। तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने खुद ने ही सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। क्या होता है सूक्ष्मदर्शी? छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए, छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए आप जिस डिवाइस का, जिस उपकरण का, जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म चीजें जिनको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, तो पेड़ की छाल, पतली परत, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखा, कुछ कोष्ठ या कक्ष नजर आए इस तरह के, जिसको इन्होंने नाम दे दिया यहां पर सेल। क्या नाम दे दिया? सेल। इस तरह से नजर आए, सेल नाम दिया, कोशिका नाम दिया इन कक्षकों को, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा कैसे क्या है, आपने पढ़ा सूक्ष्मदर्शी के बारे में। वह यंत्र जो अत्यंत छोटे भागों को देखने के लिए काम में आती है उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी कह सकते हैं, जिन्हें हम नेत्रों से नहीं देख सकते। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही जरूरी सवाल, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन लीeuwenhoek 1674। एंटोन वॉन लीeuwenhoek, नाम क्या बताया? एंटोन वॉन लीeuwenhoek, ये लिखा एंटोन वॉन लीeuwenhoek, एंटोन वॉन लीeuwenhoek 1674, 1674। एंटोन वॉन लीeuwenhoek जो है उन्होंने इस माइक्रोस्कोप को देखा। ये कहानी अपन ने यहां पर समझ ली, निश्चित तौर पर आपने समझा। दोस्तों कोशिका की संरचना पर अगर बात करूं, हमने कहा दोस्तों कोशिका की संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है, एक जैसी दिखाई देती है दिखने में, इनकी आकृति, बनावट, संरचना एक जैसी होती है। पर छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं ना, बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं, वह मिलकर एक बड़ा उत्तक बनाती है। मैं ये कह सकता हूं कि कोशिकाओं का समूह, मैं ये कह सकता हूं कोशिकाओं का समूह जो है वह मिलकर उत्तक का निर्माण कर रही है। कोशिकाओं का समूह उत्तक का निर्माण कर रही है, ये अपन ने देखा यहाँ पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, संरचना कई तरह की होती है, गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, साखित हो सकती है, तर्कुरूपी हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है। अलग अलग संरचनाएं यहाँ पर, कोशिकाओं की कई तरह की संरचनाएं होती है। मैं आपको बता दूं, गोल है, अंडाकार है, तर्कुरूपी है, शाखित है, बेलनाकार है, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हैं। अगर मैं कोशिकाओं की संख्या के आधार पर बात करूं, विभाजन पर बात करूं, तो कोशिकाओं का विभाजन दो तरीके से होता है दोस्तों। पहला होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। दोनों में क्या फर्क है दोस्तों? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, संख्या के आधार पर आपने कोशिका का विभाजन कर लिया। कोशिकाओं के दो भाग हैं, ऐसे जीव जिनके शरीर में एक ही कोशिका होती है, जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है, उन्हें कहते हैं एक कोशिकीय। दोस्तों वे जीव, अरे वे जीव, अरे सुन रहे हो भैया, अरे सुन लो, हाँ आप भी, दीदी आप भी सुनिए, सब लोग सुनिए, जरा ध्यान से सुनना, आपको इधर उधर नहीं देखना है। संदीप सर क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत जरूरी टॉपिक, जीवन की मौलिक इकाई, ऐसा वैसा चैप्टर नहीं है, बहुत धांसू चैप्टर है ये, साइंस का, बायोलॉजी का नींव है, जीव विज्ञान का नींव है, ये बेसिक चैप्टर है जो हम सबको आना चाहिए और इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। निश्चित तौर पर जब ये आएगा तो निश्चित तौर पर हमारे को बहुत सारी चीजें और क्लियर होगी। साथियों हमने कहा कोशिकाओं की उनकी संख्या के आधार पर विभाजन, दो तरह से विभाजन कर रहे हैं। पहला है एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। साथियों एक कोशिकीय क्या होता है, किसे कहते हैं? अरे भैया वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है। हमने कहा वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है। हमने कहा वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है, हम उन्हें कहते हैं एक कोशिकीय। अरे जिनके शरीर में एक ही कोशिका है, पूरे शरीर में एक ही कोशिका है, हम उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। पूरे शरीर में कितनी कोशिका है? एक, सिंगल, एक ही कोशिका है, पूरे शरीर में एक ही कोशिका है और इसीलिए हमने उसको कहा एक कोशिकीय। तुम्हारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे, तुमने देखे होंगे, कभी नाम सुना होगा, देखा नहीं तो अमीबा का नाम सुना है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है? एक तो अमीबा है, ये लिखा, एक हमने लिखा पैरामीशियम है, अमीबा के साथ साथ हमने क्या लिखा? पैरामीशियम। तो आपने लिखा अमीबा है, आपने लिखा पैरामीशियम है, बिल्कुल ठीक। और यूग्लिना हो सकता है, यूग्लिना। तो अमीबा,
पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है एक कोशिकीय जीवों के। मैं उसी तरह से आपके साथ बात करूं बहुकोशिकीय जीवों की। दोस्तों बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, किसे कहते हैं? हमने कहा अगर मैं बहुकोशिकीय जीवों पर बात करूं, हमने कहा अगर मैं बहुकोशिकीय जीवों की बात करूं जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमने कहा जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से, हमने कहा वे जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या कहा? वे जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, हम उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। ये अपन ने पढ़ा। दोस्तों दोनों में क्या फर्क है तो आपके सामने ही है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। मैंने ऐसे बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल्स भी दिए यहाँ पर। जैसा कि मैंने कहा एक कोशिकीय क्या होता है, किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे दोस्तों एक कोशिकीय? वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से ही मिलकर बना है, अर्थात सभी कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, जिनमें सभी कार्य जो है वह एक ही कोशिका के द्वारा किए जा रहे हैं। मतलब कोशिका के समस्त कार्य, खाना पीना, श्वसन, पाचन, पोषण, उत्सर्जन, मतलब सारी चीजें, वहीं से खाना, वहीं से निकालना, वहीं से पीना, वहीं पचना, मतलब सारा काम एक ही बंदा कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं एक कोशिकीय। उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे अपन कहेंगे एक कोशिकीय। तो हम यहाँ पर कहेंगे वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है। अरे दोस्तों वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है, जिनमें सभी कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, हम उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहां पर मजा आ गया। दूसरी तरफ मैं अगर लिखूं बहुकोशिकीय, साथियों वे जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। वे जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इनमें कार्य का विभाजन होता है। जो अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य करती है, हम उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। साथियों हम उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। हमने कहा वे जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। हमने कहा वे जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्या कहा संदीप सर ने? वे जीव, क्या कहा? वे जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इनमें कार्यों का विभाजन होता है। जो अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है, हम उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। ये आपने पढ़ा यहाँ पर बहुकोशिकीय किसे कहते हैं, क्लियर कहानी है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया आपको, एक कोशिकीय जीवों में अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ऐसे ही बहुकोशिकीय में मनुष्य, पेड़ पौधे, चिड़िया, पक्षी, जानवर, वो सारे बहुकोशिकीय होते हैं। क्या फर्क है ये आपने पढ़ा बहुत सुंदरता के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कोशिका सिद्धांत क्या होता है। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। दोस्तों स्लीडन और स्वान, दो नाम सुने होंगे, स्लीडन और स्वान, जिन्होंने इस कोशिका सिद्धांत को दिया। एक तो नाम था स्लीडन और दूसरा नाम था स्वान। साथियों, भाइयों, बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, स्लीडन और स्वान, इन्होंने इस कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। रुडोल्फ विश्चॉक वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायरस के बारे में बताया। वायरस अकोशिकीय जीव है, शरीर के अंदर घुस गया तो जीवित रहेगा, बाहर मर जाएगा। उसकी लिमिट 3 से 4 घंटे होते, पर जैसे ही किसी शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वह जीवित हो जाता है, धड़ाधड़ वो क्रिया करता है। तो यह आपने देखा यहाँ पर। तो यह सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी हो गई। आपने कोशिकाओं के आकार के बारे में हाल ही में अभी मेरे से पढ़ा, जिसमें मैंने कहा गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, तरकुरूपी होती है, शाखित होती है, तरह तरह की होती है। ये तो हो गया उनका आकार। मैं आपको बहुत सारी कोशिकाओं के प्रकार बताता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है लंबी सी
है ना। एक कोशिका दिख रही है नुकीली, जिसको अपन कह सकते हैं नुकीली, है ना। उसके अलावा रक्त कोशिकाएं होती है, बिल्कुल सही कहा आपने, तंबाकू कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट तंत्रिका कोशिका, है ना। और वसा कोशिकाएं कह सकते हो उसको, ये आपका वसा कोशिकाएं हो गया, वसा कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, शुक्राणु, अंडाणु, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, तरह तरह की, कई तरह की कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं के बारे में आपने यहाँ पर समझा, मतलब कोशिकाओं के टाइप्स पढ़े। दोस्तों अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर पहले बताऊं, उससे पहले अभी हम कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन एक जरूरी चीज पढ़ते हैं, उससे पहले एक स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा। बड़े ध्यान से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उस पूरे स्ट्रक्चर को समझिएगा। दोस्तों कोशिका के मूलतः दो प्रकार होते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे आपको सारी चीजें टिप्स पे याद हो जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है, बहुत इजीली। दोस्तों सबसे पहले बहुत आराम से, बहुत स्मूथली, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझ रहे हैं। जैसा कि मैंने लिखा, सबसे पहले कोशिका के प्रकार, बहुत अच्छे से आप लोग समझना। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कोशिका के प्रकार, और मैं आपको अभी एक उदाहरण की सहायता से समझा भी दूंगा। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक, पहला प्रकार क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक, यह है पहला प्रकार प्रोकैरियोटिक, और दूसरा प्रकार होता है यूकैरियोटिक। दोस्तों जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है साथियों, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, वह यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। पेड़ पौधों में पाई जाने वाली पादप कोशिका, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली जंतु कोशिका। क्या फर्क है दोनों में, जरा वो भी देखिए। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता, केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात है, इसके अंदर क्रोमोसोम कितना होगा, एक। क्रोमोसोम कितना होगा, केवल एक। क्रोमोसोम कितना होगा, केवल एक। तीसरी बात, आवृत करने वाली झिल्ली नहीं होती, आवृत करने वाली झिल्ली अनुपस्थित होती है। हमने कहा आवृत करने वाली झिल्ली नहीं होती है। तो हमने क्या लिखा, एक तो लिखा प्रोकैरियोटिक और एक लिखा यूकैरियोटिक। कोशिकाओं के प्रकार लिख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दोस्तों प्रोकैरियोटिक क्या होता है, किसे कहते हैं, जिनमें केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है क्रोमोसोम केवल एक ही होता है और आवृत करने वाली झिल्ली भी नहीं होती। अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं, केंद्रक बिल्कुल सुस्पष्ट है, क्लियर है, केंद्रक है, इसमें केंद्रक बिल्कुल सुस्पष्ट है, बिल्कुल ठीक। पहली बात, केंद्रक क्लियर है। जस्ट उसका अपोजिट, क्रोमोसोम एक से अधिक है, एक से अधिक है। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र, तो मैं यहां पर कहूंगा गुणसूत्र एक से ज्यादा है, गुणसूत्र एक से क्या है, ज्यादा, मोर देन वन, ये लिखा। और इसमें आवृत करने वाली झिल्ली भी है, इसमें आवृत करने वाली जो झिल्ली है वह भी उपस्थित है। अब पादप और जंतु कोशिका, बहुत सारे इसमें भी अंतर है। पादप कोशिका क्या होता है, अरे भाई पेड़ पौधों में पाया जाता है, क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों का रंग कैसा होता है, हरा। यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होता है। सबसे जरूरी बात है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सबसे जरूरी बात है, पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। दोस्तों पादप कोशिका में केंद्रक साइड में होता है, साइड में मतलब होता है केंद्रक साइड में मतलब यहाँ पर किनारे पर होता है ना। जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक जो है वह बीच में होता है। यहाँ पर केंद्रक कहाँ होता है, बीच में होता है, ये अपन ने पढ़ा। तो आपने संदीप सर के साथ पादप और जंतु कोशिका को बड़े आसानी से बहुत इजीली समझ लिया। मोटे मोटे तौर पर ये पूरी कहानी अपन ने समझ ली। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई भी सेल है, ये मान लीजिए कोई सेल है, कोशिका, ये आपने जो बाहर बनाई है ये होती है कोशिका भित्ति। तो सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति।
जो केवल पादप में पाई जाती है पर जंतु में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका का बाहरी आवरण होता है, बाहर पाई जाती है पर अंदर नहीं। यह है कोशिका झिल्ली, जिसको अपन कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ये क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसको अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। बिल्कुल ठीक, कोशिका झिल्ली जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। नंबर 2। नंबर 3, इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, इसके अंदर ये लिक्विड पाया जाता है, उसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य में कई तरह के कोशिकांग होते हैं। इसी कोशिका द्रव्य में बहुत सारे क्या होते हैं? कोशिकांग। अलग अलग तरह के कोशिकांग है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। और यह बीचों बीच में होता है ऐसे गोल गोल केंद्रक। ये आपके सामने ही है, ये हो गया आपका केंद्रक, जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हो? न्यूक्लियस। अब विषय है कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, अपन उन पर एक नजर डालते हैं। हमारा मूल उद्देश्य आज कोशिकांग पढ़ने का था। तो दोस्तों, कोशिका अंग क्या होते हैं? कोशिका में वृद्धि, विकास और विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक सूक्ष्म संरचना को कोशिकांग कहते हैं। समझ में आ गई? क्या कहा? कोशिकाओं में वृद्धि, विकास और विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक सूक्ष्म संरचना को कोशिकांग कहते हैं। जो बाहरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले सबसे बाहर जो दिखाई दे रहा है वो है कोशिका भित्ति। सबसे बाहर आउटर संरचना है जो सुरक्षा का कार्य करती है। उसके अंदर की तरफ जो दूसरी लेयर आपको दिख रही है अंदर की तरफ, वो होती है कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। बीचों बीच में केंद्रक है। बिल्कुल ठीक। अब अपन क्या क्या भाग पढ़ने वाले हैं? अंतःद्रव्यीय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज अपन ने पढ़ी यहाँ पर अंतःद्रव्यीय जालिका, जिसको ER कहते हैं अंग्रेजी में शॉर्ट में। और ER क्यों कहा? क्योंकि इसका फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक, हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से आपने ER का फुल फॉर्म पढ़ा। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली बात हमने लिखा, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं से बना एक तंत्र होता है। हमने क्या कहा? यह झिल्ली युक्त नलिकाओं से बना एक तंत्र होता है जो कोशिकीय कंकाल के रूप में संपूर्ण कोशिका में फैला होता है। यह कोशिकाओं का कंकाल है, नलिकाओं का एक जाल है जो पूरी कोशिका में फैला होता है। जैसे इस तरह से हमारा केंद्रक है, उदाहरण के लिए ये आपके पास में उदाहरण के लिए आपका केंद्रक है। हमने कहा ये उदाहरण के लिए क्या है? केंद्रक। अब यहाँ पर ये इस तरह से फैला होता है, ये इस तरह से फैला होता है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये इस तरह से फैला होता है। ये देखिए, ये गया, ये गया, ये देखो इस तरह से फैला होता है। ये देखो ऐसे समझा, पूरे कोशिका में फैला होता है। इसके खोजकर्ता पोर्टर थे। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह ER जो है अंतःद्रव्यीय जालिका, जो है अंतःद्रव्यीय जालिका जिसको अपन कहते हैं, शॉर्ट में आप इसको क्या कह सकते हो? ER। ये ER है, ER। ये दो प्रकार का है। पहला है SER। SER का मतलब होता है चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका, जिसको हम कह रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह है खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका, जिसको अपन कहते हैं RER, जिसको आप कह सकते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम कह रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों, चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका जिसमें राइबोसोम अब्सेंट होता है, यह लिपिड या वसा का संश्लेषण करता है। कौन? SER। मतलब चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका जिसको अपन कहते हैं SER, राइबोसोम अनुपस्थित होता है, लिपिड वसा का संश्लेषण हो रहा है, ये अपन ने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा RER, जिसको अपन कहते हैं खुरदरी अंतःद्रव्यीय
जालिका, जिसको अपन क्या कहते हैं, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, जिसमें राइबोसोम उपस्थित होता है, जिसमें राइबोसोम उपस्थित होता है, और इसके साथ ही साथ प्रोटीन का क्या हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है। ये आपने एक हिस्सा पढ़ा। उसी प्रकार साथियों अपन बात कर रहे हैं गोल्जी एपरेटस, जिसको आप गोल्जी उपकरण कहते हैं। दोस्तों गोल्जी उपकरण पतली झिल्ली युक्त, यह पतली झिल्ली युक्त पुटिकाओं का एक समूह है, और यही पुटिकाएं एक दूसरे के ऊपर समानांतर होती है। हमने कहा सबसे पहले यह पतली झिल्ली युक्त पुटिकाओं का समूह है। पुटिकाएं एक दूसरे के ऊपर समानांतर होती है इस तरह से। ये पुटिकाएं एक दूसरे के ऊपर समानांतर होती है। ये पुटिकाएं एक दूसरे के ऊपर कैसी होती है, समानांतर, पैरेलल होती है। खोज करने वाले खोजकर्ता थे कैमियने गोल्जी, बिल्कुल ठीक, ये कैमियने गोल्जी जिन्होंने इसकी खोज की। साथियों कैमियने गोल्जी, यहाँ पर अपन ने लिखा है कैमियने गोल्जी जिन्होंने इसकी खोज की, बिल्कुल ठीक। तो कैमियने गोल्जी ने इसको खोजा है, ये आप लोगों ने पढ़ा। फिर देखिए दोस्तों कार्य क्या करता है ये, अंतःद्रव्य ER में संचरण का कार्य करता है, संचरण का कार्य ये करेगा, बिल्कुल ठीक। ER अंतःद्रव्य जालिका, क्या लिखा, अंतःद्रव्य जालिका में पदार्थों का संचरण का कार्य करता है। अंतःद्रव्य जालिका ER में, ER अंतःद्रव्य जालिका जो आप हाल ही में पढ़कर आए हैं, पुटिकाओं का एक बड़ा जाल, उस अंतःद्रव्य जालिका ER में यह पदार्थों का संचरण करता है, यह पदार्थों का संचरण करता है। उसके अलावा सबसे जरूरी और सबसे अमुख बात, लाइसोसोम का निर्माण करता है। यह लाइसोसोम का निर्माण करता है, यह अपन ने पढ़ा। यह लाइसोसोम का निर्माण करता है, यह लाइसोसोम का निर्माण करता है। उसके अलावा सबसे जरूरी बात, यह पदार्थों को पुटिकाओं में संचित तथा रूपांतरित भी करता है। हमने कहा यह पदार्थों को पुटिकाओं में संचित तथा रूपांतरित भी करता है। हमने कहा यह पदार्थों को पुटिकाओं में संचित तथा रूपांतरित भी करता है, यह अपन ने देखा। फिर आपने यहाँ पर देखा कि लाइसोसोम, एक और भाग और सबसे जरूरी भाग दोस्तों, लाइसोसोम जिसको अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लाइसोसोम एक गोलाकार संरचना है, एक झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना है। यह एक झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना है। हमने कहा यह एक झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। हमने कहा यह एक झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना है, बिल्कुल, जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और इसका निर्माण जो है वह गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं के द्वारा होता है। हमने कहा यह एक झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना है। पहली बात, यह एक झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और इसका निर्माण गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं द्वारा होते हैं। खोजकर्ता कौन थे? डी ड्यूवे। सबसे बड़ी बात है, लाइसोसोम कोशिका की साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई, कोशिका अंग के टूटे फूटे भागों को पचाते हैं, कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों का भी पाचन करते हैं। इसीलिए दोस्तों लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं, या कुछ लोग इसको सुसाइड बैग कहते हैं। हमने कहा हम लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं।
हमने कहा हम लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। हम लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं, जिसे हम सुसाइड बैग कहते हैं दोस्तों, सुसाइड बैग कहते हैं। अब सबसे जरूरी बात यहां पर, और वो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस, बिजली घर कह सकते हैं दोस्तों, कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस या बिजली घर, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। दोहरी झिल्ली युक्त मतलब होता है डबल लेयर स्ट्रक्चर है ना, डबल लेयर स्ट्रक्चर है, कवरिंग डबल है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। खोजकर्ता थे कॉलिकर, खोजकर्ता कौन थे? कॉलिकर, बिल्कुल ठीक। हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है वह अंतःवलयित होकर एक क्रिस्टी का निर्माण करती है, और इसी क्रिस्टी के ऊपर एटीपी सिंथेज पाया जाता है, जहां पर एटीपी का निर्माण होता है। दोस्तों एटीपी ऊर्जा का ही रूप है, एटीपी ऊर्जा का ही रूप है, और इसे हम कोशिका का शक्ति ग्रह, इसे हम कोशिका का शक्ति ग्रह, इसे हम कोशिका का पावर हाउस या इसे हम बिजली घर कहते हैं। प्रश्न आता है कि कोशिका का वह कौन सा अंग है जिसको बिजली घर या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया इसको बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रह जाएगा ना। देखो दो सवाल है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर टूटे फूटे भागों को पचाता है, साफ सफाई करता है, मरम्मत करता है, ये आपने पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। और हमने यहां पर पढ़ा दूसरी बात जो आपने पढ़ी और समझी, वो थी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने कहा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या कहा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, बिल्कुल ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए व राइबोसोम पाए जाते हैं, और इसीलिए यह स्वायत्त कोशिकांग भी कहलाता है, इसीलिए यह स्वायत्त कोशिकांग भी कहलाता है। फिर देखिए दोस्तों प्लास्टिड, यहां पर हमारा अंतिम पार्ट वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब होता है जिसको अपन कहते हैं दोस्तों लवक। हम प्लास्टिड को क्या बोल सकते हैं? हम प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? यहां पर प्लास्टिड को बोलते हैं लवक, है ना। प्लास्टिड है, ये प्लास्टिक नहीं है, इसको पहले तो करेक्ट कर दिया जाए। तो अपन ये लिखते हैं प्लास्टिड, ठीक है ना, प्लास्टिड बोलते हैं इसको। ये आपके सामने ही है प्लास्टिड, जिसको अपन क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। नंबर एक बात दोस्तों, ये केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं, ये केवल और केवल किसमें होते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी, दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और इसीलिए उनको स्वायत्त कोशिकांग भी कह सकते हैं। प्लास्टिड के 3 भाग होते हैं। प्लास्टिड के कितने भाग होते हैं? 3। वो अपन देख रहे हैं यहाँ पर। प्लास्टिड के 3 भाग कौन कौन से हैं? प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड है, करेक्ट करिएगा इसको। तो अपन ने लिखा यहाँ पर इसके 3 भाग हैं, इसके 3 भाग हैं। प्लास्टिड, प्लास्टिड पढ़ने में आता है, इस तरह से इसको पढ़ने में आता है, ये करेक्ट है। प्लास्टिड 3 भाग है। पहला भाग है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा भाग है ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा भाग है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमो, ल्यूको और क्लोरो। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, लाल और भूरे रंग का होता है। ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस है, कलरलेस है, इसीलिए हमने उसको कहा रंगहीन है। स्टार्च, तेल व प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और क्लोरोप्लास्ट जिनमें पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक जिसका कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, पेड़ पौधों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल वर्णक के कारण। ये अपन ने पढ़ा, बहुत सुंदर कहानी। फिर देखिए दोस्तों कोशिका का विभाजन। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक मूल कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है? एक ऐसा विभाजन कोशिका का जिसमें कोशिका का विभाजन तो होगा पर गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। समसूत्री समान रहेगी गुणसूत्रों की संख्या। अर्धसूत्री जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। जैसे 46 है मनुष्य के अंदर गुणसूत्र, तो उसके आधे कर दिए 23 और 23 हो गए। ये अपन ने पढ़ा दोस्तों। तो निश्चित तौर पर कोशिका का एक भाग आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बड़ा मजा आया होगा और बहुत एंजॉय किया होगा आपने इस टॉपिक को। जिनको नहीं आया दोबारा देखें और जिनको आ गया वो धड़ाधड़ आगे से आगे शेयर करते रहे, ताकि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको कोशिका का पूरा अध्याय, एक साथ क्या कार्य, कितने प्रकार, कोशिका अंगों के बारे में एक एक चीज उसको समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट 2 सवाल। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। याद रखना क्यों कहते हैं, ये सवाल आता है। पादप और जंतु कोशिका में अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, और कोशिका की खोज किसने की, कोशिका क्या, ये आपने पढ़ा। निश्चित तौर पर ये सवाल कर लोगे तो आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप सब जुड़े उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।